बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग? ठीक है। मेरा नाम उस्मान हमीद एंड आई एम योर केमिस्ट्री टीचर। आज हम लोग अपने चैनल के ऊपर अल्लाह के फजलो करम से इन केमिस्ट्री लेक्चर्स का स्टार्ट करने जा रहे हैं और स्टूडेंट्स की फरमाइश के ऊपर, डिमांड के ऊपर इन लेक्चर्स की सीरीज़ का जो स्टार्ट है वो हम लोग एमडी कैट केमिस्ट्री से शुरू करने जा रहे हैं। और इस एमडी कैट केमिस्ट्री में भी हम लोग जो सेक्शन स्टार्ट करने जा रहे हैं वो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से है, चैप्टर नंबर 7, और हमारे पास फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है। बिफोर गोइंग टू स्टार्ट, मैं कुछ थोड़ी सी बातें आप लोगों के साथ शेयर करना चाहता हूँ। आप इस लेक्चर को सुनिएगा, अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड कीजिएगा, नोट्स डेवलपमेंट कीजिएगा। जो डाटा मैं आप लोगों के साथ शेयर करूं उसको अच्छे तरीके से मेमोराइज कीजिएगा और फिर जब हम लोग इसका एमसीक्यू सेशन रखेंगे तो उसके अंदर उनको अप्लाई करने की कोशिश कीजिएगा। आज मैं आप लोगों से सिर्फ एक टॉपिक इस यूनिट में से डील करने जा रहा हूँ। उसकी वजह यह है कि आम जो एमडी कैट डिस्कस या हमारे यहाँ पर डील किया जाता है ना, उसके अंदर एक यूनिट को नंबर 2 लेक्चर्स में या 3 लेक्चर्स के अंदर एज मच एज पॉसिबल ख़त्म करने की कोशिश की जाती है और बहुत सारी चीज़ें जो बारीकी में जाई जा सकती हैं, बहुत सारे आर्टिकल्स जिसकी बहुत सारी डायमेंशंस हो सकती हैं, उनको वहाँ पर डील किया जाना चाहिए, जो कि नहीं किया जाता ड्यू टू द शॉर्टेज ऑफ टाइम। और चूंकि हमारे पास बहुत सारा टाइम है तो हम लोग यहाँ पर पर डे पर टॉपिक के साथ चलेंगे और फिर उसी के रेलिवेंट उनके आर्टिकल्स को, उनके एमसीक्यूज को हम लोग यहाँ पर सॉल्व भी किया करेंगे। और 2-3 आर्टिकल्स पढ़ने के बाद या फिर पूरे का पूरा यूनिट पढ़ने के बाद हम एक पूरी एमसीक्यूज एक्टिविटी यहाँ पर जो है ना वो भी परफॉर्म करेंगे, ताकि जो टॉपिक पढ़ें, जो कॉन्सेप्ट्स पढ़ें, उनको फौरी तौर पर अप्लाई करने का हमें भरपूर मौका मिले। आप लोगों से रिक्वेस्ट ये है कि अगर आपको लेक्चर अच्छा लगे, अंडरस्टैंडिंग हो और लगे आप लोगों के लिए हेल्पफुल है तो इसको दूसरों तक लाजमी तौर पर शेयर कीजिएगा, दूसरों के साथ शेयर कीजिएगा और चैनल को एज मच एज पॉसिबल सब्सक्राइब करें और हमें अपनी कीमती ओपिनियन से जो है वो आगाह भी करें, ताकि अगर मैं इसको मज़ीद बेहतर बना सकता हूँ फॉर द सेक ऑफ माई स्टूडेंट्स तो वो मेरे लिए सबसे ज़्यादा अच्छा होगा, सबसे ज़्यादा बेहतर होगा। और तो मेरी कोशिश यही है कि ये जो एक एफर्ट हम लोग करने जा रहे हैं ये आप लोगों के लिए एज मच एज पॉसिबल बेनिफिशियल हो। तो डिले नहीं करते और फौरी तौर पर इसका स्टार्ट करते हैं। हम लोगों के पास हमने पहला जो लेक्चर प्लान किया है वो ये है कि एमडी कैट केमिस्ट्री लेक्चर सीरीज़ है और इस लेक्चर सीरीज़ के अंदर हम लोग लेक्चर नंबर 1 पढ़ने जा रहे हैं। और ये जो लेक्चर नंबर 1 है, इट इज़ ऑल अबाउट द फंडामेंटल प्रिंसिपल्स ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ये बहुत मज़े का चैप्टर है और इसमें मुझे फुल बाय फुल चांस अवेलेबल है कि मैं आपको सिखाऊं कि बेसिकली एंटी टेस्ट हमारे पास है क्या, एंटी टेस्ट पढ़ते कैसे हैं, एंटी टेस्ट को डील कैसे किया जाता है, ये सब कुछ इसके अंदर मेरे पास मैक्सिमम अवेलेबल होगा आप लोगों को समझाने के लिए। ठीक है सर, तो शुरुआत करते हैं। आपसे फिर मेरी रिक्वेस्ट है कि चैनल सब्सक्राइब ज़रूर करें, लोगों तक शेयर ज़रूर करें। अगर आपको लगता है कि इसके थ्रू किसी का फ़ायदा हो सकता है तो इस फ़ायदे को लोगों तक पहुंचाने में मेरी मदद करें। इस यूनिट में आपने टोटल 5 आर्टिकल्स पढ़ने हैं, जिसमें लैब सिंथेसिस ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं नंबर 1, फिर आपके पास मॉडर्न डेफिनेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं नंबर 2, फिर आपके पास फंक्शनल ग्रुप है नंबर 3, फिर आपके पास क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड है नंबर 4 एंड आइसोमेरिज्म है। तो पहले तो ये सीखना चाहिए या पता होना चाहिए कि इंक्लूडेड है क्या नहीं इसमें। तो इसमें हमने हाइब्रिडाइजेशन नहीं करनी क्योंकि वो अल्टीमेटली पार्ट 1 केमिस्ट्री के अंदर इंक्लूडेड होगी। इसके अंदर हम लोगों ने सोर्सेज ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड, क्रैकिंग, रिफॉर्मिंग,
इन आर्टिकल्स को यूएचएस सिलेबस के मुताबिक जो है वो डील नहीं करना, क्योंकि वो सिर्फ इन्हीं 5 आर्टिकल्स के ऊपर बेस्ड करती है। हाँ, ऐसा एक और बात, इसमें एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात ये भी है कि बेशक वो सिलेबस के अंदर इंक्लूडेड नहीं है, बट मैं अक्सर बच्चों को कह देता हूँ कि इसका मतलब हरगिज़ नहीं है कि उन टॉपिक्स का कोई भी रिमेनिंग या जो आपने एफएससी लेवल तक पढ़ा है वो आपके जहन में होना नहीं चाहिए। तो हमें बहुत सारी जगहों पर असिस्ट कर सकते हैं, इसलिए उनको ज़रा तरोताज़ा रखिएगा ज़रूर, बट जो मेन फोकस किया जाएगा ना, जो हमने मेन जिसके ऊपर एफर्ट करनी है, डायमेंशंस निकालनी है, वो ये 5 आर्टिकल है। और इनमें से अगर मैं रैंक करूं तो मैं सबसे ज़्यादा जिसको इम्पोर्टेंट मानता हूं ना, वो आपके पास ये आइसोमेरिज्म, लार्ज वैरायटी ऑफ एमसीक्यूज। फिर मेरे पास इसके बाद फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म पर है। मैं तो वैसे हर साल एंटी टेस्ट पढ़ाते हुए बच्चों को कहता होता हूँ कि ये टॉपिक बड़ा इंपॉर्टेंट है, लेकिन लोग मानते नहीं थे स्टूडेंट्स। तो 2022-23 के जो 21-22 के ख़ास तौर पर कुछ एंटी टेस्ट क्वेश्चन थे जिनसे फंक्शनल ग्रुप की वेटेज थोड़ी सी बढ़ गई है। फिर उसके बाद मेरे नज़दीक जो बेटर है, जिसमें कॉन्सेप्ट्स बहुत सारे इन्वॉल्व हैं, वो आपके पास मॉडर्न डेफिनेशन और इसके साथ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के फीचर्स हैं जो बेसिक हैं, जो हमारे काम आएंगे। बाकी जो कंपैरेटिवली मेरे नज़रिए के मुताबिक थोड़े से इजी हल्के आर्टिकल्स हैं, उनमें ये लैब सिंथेसिस है और आपके पास एज वेल एज क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड है। लेकिन मज़ेदार बात क्या है? मज़ेदार बात यह है कि आज मैं आपको पूरे का पूरा लेक्चर लैब सिंथेसिस ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स पर देने वाला हूँ और आपको सिखाऊंगा कि अगर हम लोगों ने किसी हल्के आर्टिकल में से अच्छी चीज़ें निकालनी हो तो वो निकाली कैसे जाती हैं, और टॉपिक की जो डायमेंशंस हैं वो हम लोग कैसे कवर करते हैं, इसके डायनामिक्स के साथ कैसे डील किया जाता है। सो हियर वी गो। तो हम लोग यहाँ पर लैब सिंथेसिस ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड को आप लोगों के साथ शुरू करने जा रहे हैं। सबसे पहले इस लैब सिंथेसिस के अंदर जिस चीज़ को हम लोगों को डील करना है वो है केमिकल कंपाउंड। अगर मैं आप लोगों के लिए केमिकल कंपाउंड की डेफिनेशन लिखूं तो ये केमिकल कंपाउंड्स हमारे पास क्या होते हैं? केमिकल कंपाउंड्स, हम लोग कहते हैं सर कि जो केमिकल कंपाउंड्स होते हैं ना, ये हमारे पास कॉम्बिनेशन ऑफ 2 or more than 2 dash atoms। स्टार्टिंग हम लोग अपने एमसीक्यू से बनाते हैं। पहली तो बात इसमें ये अंडरस्टैंड करें कि ये जो हम लोगों ने लफ्ज़ लिखा है कॉम्बिनेशन, इस कॉम्बिनेशन का मतलब क्या होता है? कॉम्बिनेशन से जो हम लोग यहाँ पर सेंस क्रिएट करते हैं वो क्या है? कॉम्बिनेशन का मतलब यहाँ पर जो हम लोग लेंगे ना, कॉम्बिनेशन का वो मतलब आप लोगों के पास ये लिया जाएगा कि यहाँ पर जो एटम्स हैं उनके दरमियान कोई ना कोई केमिकल बॉन्ड पाया जाता है। एटम्स के दरमियान कोई ना कोई केमिकल बॉन्ड पाया जाता है। इस केमिकल बॉन्ड के लिए वर्ड यूज़ किया जा रहा है यहाँ पर, दैट इज़ द कॉम्बिनेशन। अब इस कॉम्बिनेशन में हम लोग कहते हैं कि मिनिमम एटम्स की तादाद कितनी हो सकती है? दैट इज़ 2, क्योंकि कोई भी कंपाउंड हमारे पास ऐसा नहीं है जिसके अंदर एक ही एटम जो है वो पाया जाता हो। सो मिनिमम एटम्स की तादाद कितनी होनी चाहिए? 2। और आप लोगों के पास मैक्सिमम कितने हो सकते हैं? वो मोर देन 2। वो कोई भी कैटेगरी आप लोगों के पास हो सकती है किसी भी कंपाउंड की। 2 एटम हो, 3 एटम हो, 4 एटम हो, 10 हो, 20 हो, 50 हो, उसकी कोई हमारे पास ऐसा स्पेसिफिक लिमिट मौजूद नहीं है। लेकिन ये जो मैंने ब्लैंक छोड़ दी है यहाँ पर, ये किस मकसद के लिए छोड़ी है? ये ब्लैंक मैंने इस मकसद के लिए छोड़ी है कि मैं आपको यहाँ पर बताना चाहता हूँ कि वो इस जगह के ऊपर भी इवन हमारे लिए एमसीक्यूज क्रिएट कर सकता है। कैसे एमसीक्यूज क्रिएट कर सकता है? वो आपको कहेगा बताओ
कि इस ब्लैंक के अंदर क्या आना चाहिए। इस ब्लैंक के अंदर ऑप्शन ए है हमारे पास यहाँ पर, क्या सिमिलर एटम्स होने चाहिए, क्या हमारे पास सिमिलर एटम्स होने चाहिए, या आप लोगों के पास ऑप्शन बी है कि इसके अंदर डिसिमिलर एटम्स होने चाहिए। या हम लोग कह देते सर कि ऑप्शन सी बन जाती है कि बोथ ए एंड बी होना चाहिए। या हम लोग कहते हैं सर ऑप्शन डी बना लेते हैं कि हमारे पास यहाँ पर नन ऑफ दीज होना चाहिए। तो यहाँ कभी और अक्सर व बेशतर जो बच्चे हैं ना वो कंफ्यूज हो जाते हैं, वो कहते हैं यार हो सकता है कि सिमिलर एटम भी हो सकता है ये डिसिमिलर भी हो। तो फिर बेटर ये है कि इसके लिए हम लोग सी ऑप्शन को मार्क कर लें कि भाई दोनों चांसेस हैं सर, तो करेक्ट ऑप्शन जो है ना हमारे पास सी होगा। बट जैसे ही आप लोग सी ऑप्शन मार्क करेंगे तो ये आंसर रॉन्ग हो जाएगा। केमिकल कंपाउंड्स के लिए आप लोगों के पास यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन विल बी द बीटा। और बीटा से मुराद कंपाउंड बनाने के लिए दो एटम हो या तीन हो, इनका आपस में एक दूसरे से डिफरेंट होना हर सूरत में ज़रूरी होगा। क्योंकि अगर एटम्स आप लोगों के पास सिमिलर होंगे तो वो सिमिलर एटम जो हैं वो किसी कंपाउंड के नहीं होंगे, वो हमारे पास यहाँ पर एलिमेंट्स के होंगे। यानी कि यूँ कह लो कि अगर सिमिलर एटम आपस में केमिकली कंबाइन कर जाते हैं तो ये जो सिमिलर एटम आपस में केमिकल कंबाइन करेंगे ये एक एलिमेंट को रिप्रेजेंट करेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल आप लोगों के पास O2 है, जैसे फॉर एग्जांपल ये N2 है, जैसे फॉर एग्जांपल हमारे पास P4 है, जैसे फॉर एग्जांपल हमारे पास S8 है। इसमें ये एटम्स भी आपस में केमिकली बॉन्डेड हैं, लेकिन ये जो आपके पास एटम्स होंगे ये किसी कंपाउंड को रिप्रेजेंट नहीं करते बल्कि कि हमारे पास एलिमेंट को रिप्रेजेंट करते हैं। सो कंपाउंड में हमारे पास एटम्स का जो कॉम्बिनेशन है वो क्या होना चाहिए, डिफरेंट होना चाहिए। फॉर एग्जांपल जैसे आपके पास H2O है, फॉर एग्जांपल जैसे हमारे पास HCl है, फॉर एग्जांपल जैसे हमारे पास HNO3 है, फॉर एग्जांपल जैसे हमारे पास H2SO4 है, फॉर एग्जांपल हमारे पास यहाँ पर NaCl है। तो यहाँ पर कंपाउंड्स की जो कैटेगरी है वो हम लोगों को सबसे पहले क्लैरिफाई होनी चाहिए। चाहे ये बिल्कुल छोटा सा बेसिक सा पॉइंट है बट हमें पता होना चाहिए कि केमिकल कंपाउंड्स होते क्या हैं। ओके, अंडरस्टैंड हुआ? अच्छा, अब हम लोगों ने करनी है कंपाउंड्स की क्लासिफिकेशन। अब ये जो क्लासिफिकेशन है ना ये आप दो तरह से कर सकते हो। एक फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री है उसके अंदर भी इस कंपाउंड की क्लासिफिकेशन है, और एक आप लोगों के पास सेकेंड ईयर केमिस्ट्री है उसके लिहाज से भी है। फर्स्ट ईयर वाली फिलहाल मैं डील नहीं करूंगा, वो जब पार्ट 1 आएगी उधर हम लोग इसको डील दोबारा से करेंगे और मज़ीद डिटेल के साथ करेंगे कि इसमें और कौन सी चीज़ें हैं जो हम लोगों को पता होनी चाहिए। यहाँ पर क्या करने जा रहा हूँ मैं, यहाँ पर मैं ये करने जा रहा हूँ कि ये जो हमारे पास कंपाउंड होता है ना, कंपाउंड, इसकी क्लासिफिकेशन करने जा रहे हैं। और ये जो आप लोगों के पास क्लासिफिकेशन करने जा रहे हैं ये हमारे पास ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन, ऑन द बेसिस ऑफ सोर्सेस की बुनियाद पर ये कंपाउंड्स क्लासिफाई किए जा रहे हैं। ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन या ऑन द बेसिस ऑफ सोर्सेज से क्या मतलब लिया जाएगा यहाँ पर, तो मेरा बेटा याद रखना है आपने कि ये जो हम लोग ओरिजिन या सोर्स की बुनियाद पर कंपाउंड की क्लासिफिकेशन करने जा रहे हैं, इसका मतलब ये है कि आप अपनी डेली लाइफ के अंदर ये कंपाउंड कैसे कैसे किन सोर्सेज से हासिल करते हैं ये उसकी बुनियाद पर क्लासिफिकेशन है। अब यहाँ पर ये जो क्लासिफिकेशन की गई है ये की कब की गई, अकॉर्डिंग टू द बुक कब की गई, तो हम लोग कहते हैं सर ये क्लासिफिकेशन तकरीबन 200 ईयर्स बिफोर। तो ये हमारे पास यहाँ पर एक अदद रटा बेस्ड मटेरियल MCQs बन जाएगा। तो इसको हम लोगों ने जस्ट मेमोराइज करना है, ये हमें पता होना चाहिए। किताब की कोई भी लाइन जो इंफॉर्मेटिव है वो MCQs के लिए कंसीडर की जा सकती है। अब ये जो हमारे पास यहाँ पर क्लासिफिकेशन है
इसमें जो हमने सोर्सेज या जो हम लोगों ने ओरिजिन बनाए, ये कितने बनाए? हम लोग कहेंगे कि सर ओरिजिन या सोर्सेज की बुनियाद पर ये कंपाउंड्स दो कैटेगरीज में डिवाइड किए गए। एक आप लोगों के पास इनको हम लोगों ने ऑब्टेन किया लिविंग ऑर्गेनिज्म से या लिविंग सोर्सेज से, और दूसरा आप लोगों के पास जो ऑब्टेन किया गया ये नॉन लिविंग सोर्सेज से हासिल किया गया। तो एक लिविंग सोर्स है और एक आप लोगों के पास नॉन लिविंग सोर्स है। ठीक है। नाउ द क्वेश्चन इज कि अगर आप ये कहते हैं कि एक हमारे पास लिविंग सोर्स है और एक नॉन लिविंग है, तो सर लिविंग कौन से हैं, नॉन लिविंग कौन से हैं, इनको हम लोग आपस में डिस्टिंग्विश करेंगे कैसे? वेरी सिंपल, नो प्रॉब्लम। हम लोग कहेंगे कि जी याद रखिएगा कि हमारे पास जो लिविंग सोर्सेज है ना, लिविंग जो लिविंग सोर्सेज हैं इनमें इंक्लूड होते हैं एनिमल्स और इनमें इंक्लूड होते हैं प्लांट्स। एनिमल्स और प्लांट्स हमारे पास इंक्लूडेड होते हैं। और अगर हमसे पूछेगा कि भाई नॉन लिविंग कौन से हैं, तो नो प्रॉब्लम। नॉन लिविंग में आपके पास एयर आ सकती है, नॉन लिविंग में हमारे पास यहाँ पर सॉइल आ सकती है, नॉन लिविंग में हमारे पास इवन दैट यहाँ पर वाटर आ सकता है, नॉन लिविंग में हमारे पास यहाँ पर मिनरल्स आ सकते हैं, नॉन लिविंग में हमारे पास यहाँ पर रॉक्स आ सकती हैं। कोई भी ऐसा सोर्स जिसको जिनके मैंने नाम लिए इनमें से अगर कोई एक भी इंक्लूडेड हो गया तो हमारे पास ये नॉन लिविंग सोर्सेस कहलाते हैं। तो ये कंपाउंड्स को हासिल करने के लिए हमारे पास यहाँ पर दो सोर्सेज बना लिए गए। अब इन दो सोर्सेज की बुनियाद पर हम लोगों ने नेक्स्ट क्या किया, इन दो सोर्सेज की बुनियाद पर हमने कहा जी कि वो वाले कंपाउंड्स जो कि लिविंग ऑर्गेनिज्म से हासिल होते हैं या लिविंग से हासिल होते हैं, इन कंपाउंड्स को नाम दे दिया गया ऑर्गेनिक का। और आप फ़ौरन मेरे ऊपर जो है ना वो डाउट क्रिएट करें, अब जी ये क्या बात हुई, ये मतलब लिविंग से हासिल होने थे तो इनको ऑर्गेनिक का ही नाम क्यों लिया गया? तो इसका आंसर में हम लोग ये बात करते हैं कि बेटे असल में पॉइंट ये है कि ये जो केमिकल कंपाउंड हैं जो जिनको आप ऑर्गेनिक कह रहे हो ना, ये बेसिकली हमारे पास यहाँ पर ऑर्गेनिज्म से डिराइव हुए हैं, लिविंग ऑर्गेनिज्म। और लिविंग ऑर्गेनिज्म में जो ऑर्गेनिज्म है ना, इसके मीनिंग होते हैं दैट इज लाइफ। तो हमारे पास यहाँ पर इट मीन्स कि वो वाले केमिकल कंपाउंड जो कि लाइफ से हासिल किए जाते हैं वो ऑर्गेनिज्म से हासिल किए जाते हैं। तो वर्ड ऑर्गेनिज्म से हम लोगों ने डेफिनेशन या वर्ड डिराइव किया दैट इज़ द ऑर्गेनिक। और वो तमाम कंपाउंड्स जो कि हम लोग नॉन लिविंग से हासिल करते हैं, इन कंपाउंड्स को आप लोगों के पास नाम दिया गया दैट इज इनऑर्गेनिक। और इनको इनऑर्गेनिक क्यों कह दिया गया इसका भी हमें मालूम होना चाहिए। तो हम लोग कहते हैं सर इसकी रीज़न ये है कि ये जो इन है, इन इसके मीनिंग होते हैं दैट इज नॉट। तो जो इन का वर्ड है ये बेसिकली हम लोग यूज़ करते हैं जब किसी के बी टर्म के लिए नॉट को हम लोगों ने इंट्रोड्यूस करवाना हो, तो इन मीन्स नॉट। तो ये ऑर्गेनिक कंपाउंड हमारे पास नहीं है तो इनको नॉट ऑर्गेनिक कहने से कहीं ज़्यादा बेहतर था कि हम लोगों ने इसको इनऑर्गेनिक कह दिया। तो इस तरीके से हमारे पास ये हमने इन कंपाउंड्स की जो है ना वो डेवलपमेंट की ऑर्गेनिक की, और साथों साथ आप लोगों के पास इनऑर्गेनिक की। इनऑर्गेनिक से फ़िलहाल हमें भी कोई लेना देना नहीं है, हमारा मेन फोकस किसके ऊपर होगा, ऑर्गेनिक कंपाउंड पर। यहाँ पर मैं बच्चों को कहता हूँ कि ये जो हमारे पास ऑर्गेनिक कंपाउंड की नाम बनाया ना हमने, इधर से ही आप लोगों के पास इसकी फर्स्ट बट रिजेक्टेड डेफिनेशन बनाई गई।
और ये जो फर्स्ट एंड रिजेक्टेड डेफिनेशन है इसको हम लोग कहते हैं कि दीज आर दी कंपाउंड्स obtained, these are the compounds which are obtained from living organism। बट याद रहे ये रिजेक्टेड डेफिनेशन है। अच्छा, इधर कई बच्चे कहते भी हैं कि सर जब डेफिनेशन रिजेक्टेड हो गई है, जो बेसिकली इसके नाम रखने की वजह थी, तो फिर नाम भी बदल लेना चाहिए था। प्रॉब्लम ये है कि कुछ चीज़ें हमारे साथ ना यहाँ पर बाय कन्वेंशनल चली आ रही होती हैं कि एक दफ़ा जब वो डेवलप कर दी जाती हैं तो उसकी डिटेल ऐड कर दी जाती है, एक्सप्लेनेशंस ऐड कर दी जाती हैं, लेकिन नाम चेंज नहीं किए जाते। फॉर एग्जांपल, आपने स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ मैटर का नाम किसी दौर में एटम रखा, इस वजह से क्योंकि वो फर्दर डिवाइडेबल नहीं था एक आइडिया के मुताबिक। बट आज की मॉडर्न साइंस कह रही है कि वो डिवाइडेबल है, लेकिन स्टिल हम लोग उसको एटम कहते हैं। तो ये चीज़ बाय कन्वेंशन बहुत सारी जगहों के ऊपर सेम एज इट इज़ चली आती है। तो इसलिए हमने इसकी डेफिनेशन तो ज़रूर चेंज की है, डेफिनेशन तो ज़रूर बदली है, लेकिन हमने इसका नाम जो है ना वो चेंज नहीं किया। तो स्टिल ये हमारे पास क्या है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री ही है। तो यहाँ पर आप लोगों के पास क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड का पॉइंट जो है ना वो हमारा सेटल हो गया। नाउ हमारे जहन में आती है बात कि यार किसी बंदे ने उस टाइम के ऊपर कोशिश नहीं की, किसी साइंटिस्ट ने ट्राई नहीं की कि इन कंपाउंड्स को लैब के अंदर सिंथेसाइज करे। तो डेफिनेटली एक कोशिश की गई और उस कोशिश का आउटकम क्या आया हमारे पास, दैट इज़ द वाइटल फोर्स थ्योरी। ये जो वाइटल फोर्स थ्योरी है ना आप लोगों के पास, इस वाइटल फोर्स थ्योरी को प्रपोज किया गया इन 1815 के अंदर, एंड द लीडिंग पर्सन was Berzelius, the best experimental scientist at that time। इसको टाइटल दिया गया था उस दौर के अंदर बेस्ट एक्सपेरिमेंटल साइंटिस्ट का। तो इसने इस वाइटल फोर्स थ्योरी को जो है ना वो प्रपोज किया। इस वाइटल फोर्स थ्योरी का मतलब क्या है? हम लोग कहते हैं सर ये जो वर्ड वाइटल है ना, वाइटल, इस वाइटल के मीनिंग होते हैं दैट इज वेरी असेंशियल। इसके मीनिंग होते हैं वेरी असेंशियल या सिंपल असेंशियल भी कहा जा सकता है। और फोर्स मीन डेफिनेटली सी बात है फोर्स ही होगा। और इस थ्योरी के मुताबिक अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी, इन थ्योरी को प्रपोज करने वाले जो साइंटिस्ट थे ना उसके मुताबिक वो लोग कहते थे कि ये जो ऑर्गेनिक कंपाउंड है ना हमने बड़ी कोशिश करके देखी है बट ये लैब के अंदर सिंथेसाइज हो नहीं पा रहे। वजह पूछी गई तो वजह हम लोगों को ये पता चली कि सर इन कंपाउंड्स की सिंथेसिस करने के लिए एक बड़ी ही असेंशियल फोर्स, एक बड़ी ही वाइटल फोर्स, एक बड़ी ही इम्पोर्टेंट फोर्स हम लोगों को चाहिए होती है। और वो फोर्स जो है ना वो सिर्फ नेचर में एग्जिस्ट करती है, वो हमारे पास नहीं है। वो लैब के अंदर फोर्स नहीं पाई जाती। अब चूंकि वो लैब में फोर्स नहीं पाई जाती है, वो नेचर के अंदर पाई जाती है, तो हम इन कंपाउंड्स को फिलहाल लैब के अंदर सिंथेसाइज नहीं कर सकते। तो फिर अगर हमसे पूछे कि वाइटल फोर्स थ्योरी वाले क्या कहना चाहते हैं, तो हम लोग कहते हैं सर के अकॉर्डिंग टू vital force theory, these compound means what? These organic compounds cannot be synthesized in the laboratory, cannot be synthesized in laboratory। तो लैब के अंदर आप लोगों के पास हम लोग इनको सिंथेसाइज नहीं कर सकते। और लोगों ने भी ये बात मान ली, जाहिर सी बात है अगर बेस्ट एक्सपेरिमेंटल साइंटिस्ट कह रहा है कि भाई नहीं तैयार हो पा रहे, नहीं कर सक रहे, तो ओके फाइन, आप लोगों के पास हम इन कंपाउंड्स को लैब के अंदर सिंथेसाइज नहीं करते। देन सडनली
और बल्कि मैं इसके लिए वर्ड यूज़ किया करता होता हूँ इंसिडेंटली, नॉट इंटेंशनली। इरादा नहीं था यूरिया को सिंथेसाइज करने का, लेकिन यूरिया सिंथेसाइज हो गया। कैसे हुआ, किसने किया, उसको देखते हैं। हम लोग कहते हैं सर कि ये जो आपके पास सिंथेसिस ऑफ यूरिया है, ये सिंथेसिस ऑफ यूरिया हमारे पास 1828 के अंदर डेवलप हुई। और हमारे पास यहाँ पर द फेमस साइंटिस्ट फ्रेडरिक वूलर साइंटिस्ट था जिसने इस यूरिया को सिंथेसाइज किया। कैसे सिंथेसाइज किया? हम लोग कहते हैं सर कि उसने सिंथेसाइज ये किया कि वो बेसिकली हीटिंग इफेक्ट स्टडी कर रहा है ऑन द अमोनियम साइनाइड, और इसके ऊपर हीटिंग इफेक्ट्स को स्टडी करते वक्त उसने कुछ चेंजेस ऑब्जर्व किए, और वो चेंजेस जब हमारे पास ऑब्जर्व करने के बाद वेरीफाई किए गए तो हमारे पास एक अदद कंपाउंड सिंथेसाइज हो चुका है, और वो कंपाउंड हमारे पास है, दैट इज़ द यूरिया। तो फाइनली फ्रेडरिक वूलर ने इन 1828 एक इनऑर्गेनिक कंपाउंड से ऑर्गेनिक कंपाउंड को सिंथेसाइज किया, दैट इज़ द यूरिया। और ये डिबेट अभी अलग है कि आप उसको इनऑर्गेनिक क्यों कह रहे हैं और इसको आप लोग ऑर्गेनिक क्यों कह रहे हैं, जिसको हम लोग लेटर ऑन इंशाल्लाह ताला भी डिस्कस करेंगे, और इसको भी किसी तरह सॉर्ट आउट करेंगे कि भी इसके पीछे क्या सारी की सारी जो है ना वो आइडियोलॉजी है। बट द पॉइंट इज कि इस कंपाउंड के सिंथेसिस हो जाने के बाद, यानी कि यूरिया के सिंथेसिस हो जाने के बाद हमारे पास मुख्तलिफ ईयर्स के अंदर ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के सिंथेसिस जो है ना वो रिपोर्ट होना शुरू हुई। और उस रिपोर्टिंग से फिर हम लोगों ने फाइनली ये प्लान किया कि इस वाइटल फोर्स थ्योरी को रिजेक्ट कर देना चाहिए। और जब वाइटल फोर्स थ्योरी को रिजेक्ट कर देना चाहिए तो ये प्लान, ये फैसला जब फाइनलाइज्ड हुआ तो इसका मेन क्रेडिट हम लोगों ने किसको प्रोवाइड किया, वो इसी फ्रेडरिक वूलर को। बहुत सारी जगहों के ऊपर इसको फादर ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री भी शायद इसी वजह से ही मेंशन किया जाता है। सो बाहर कैफ ये इंपॉर्टेंट नहीं है कि इसको क्या टाइटल मिला, ये इंपॉर्टेंट है कि इसने यूरिया को सिंथेसाइज कर लिया। नाउ लिसन टू मी केयरफुली, ये आपकी लैब सिंथेसिस ख़त्म हो गई, ये आपकी एफएससी ख़त्म हो गई, और यही यूएचएस ने कहा था कि इन बच्चों को लैब सिंथेसिस करवाई जाए, करवा दी। लेकिन अब आपके पास यहाँ से एंटी टेस्ट स्टार्ट होगा। और एंटी टेस्ट कैसे स्टार्ट होगा, हैव अ लुक। जैसे देखो, अब अगर मैं इतनी सी बात सिर्फ तैयार कर लेता हूँ ना तो दैट इज़ नॉट इनफ। मुझे नहीं पता उसने लैब सिंथेसिस में से यूरिया से कहाँ से सवाल बनाना है, लेकिन मेरे पास उसकी सारी पॉसिबल डायमेंशंस होनी चाहिए। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल बहुत सारी डायमेंशंस में से चंद एक मैं आप लोगों के साथ शेयर करता हूँ। जैसे देखो, इस यूरिया के अंदर आपके पास ये जो कार्बन एटम है ना, ये sp2 हाइब्रिडाइज्ड है। आपके पास ये वाला जो ऑक्सीजन एटम है ना, ये भी sp2 हाइब्रिडाइज्ड है। ये आपके पास जो नाइट्रोजन का एटम है ना, ये sp3 हाइब्रिडाइज्ड है। ये आपके पास जो नाइट्रोजन का एटम है ना, ये हमारे पास sp3 हाइब्रिडाइज्ड है। ओके, और हाइड्रोजन की हाइब्रिडाइजेशन क्या होगी, तो सोचने की ज़रूरत ही नहीं है, हाइड्रोजन की हाइब्रिडाइजेशन होती ही नहीं है। क्यों नहीं होती है हमारे पास, क्योंकि हाइब्रिडाइजेशन इज़ द मिक्सिंग ऑफ डिफरेंट एटॉमिक ऑर्बिटल, और इसके पास एटॉमिक ऑर्बिटल ही एक है, तो वो मिक्सिंग का कोई चांस वांस नहीं है। और हाइब्रिडाइजेशन निकालने का एक शॉर्टकट मैं अक्सर बच्चों को बताया करता होता हूँ, मे भी आपको आता हो, बट यहाँ पर हम लोग उसको मेंशन कर लेते हैं कि जिस भी एटम की हाइब्रिडाइजेशन निकालनी हो उसके सिग्मा बॉन्ड गिने। ये ऑर्गेनिक में तो हमारे बहुत काम आएगी, और उसके अंदर लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को ऐड कर दें। और अगर लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को ऐड करने पर आंसर 4 आ जाता है तो ये हमारे पास sp3 हाइब्रिडाइज्ड है। अगर आंसर 3 आ जाता है तो ये sp2 हाइब्रिडाइज्ड है। और अगर आंसर 2 आ जाता है तो ये हमारे पास sp हाइब्रिडाइज्ड होगा। ओके,
तो ये हमारे काम आने वाली चीज़ें हैं यहाँ पर इस सेंस में। और एक और बात भी याद रखिएगा, ये जो sp2 और जो हमारे पास sp हाइब्रिडाइजेशन होती है ना, ये दोनों की दोनों हमारे पास प्लेनर हाइब्रिडाइजेशंस होती हैं, जिसका मतलब ये होता है कि हमारे पास ए एडॉप्ट करने वाले जो एटम्स होंगे ना, उनका स्ट्रक्चर 2 डायमेंशनल होगा, उनके सारे बॉन्ड्स एक्स एक्सेस और वाई एक्सेस के अलोंग अरेंज हो जाएंगे। और इनके लिए हम लोग अक्सर बेशतर एक वर्ड को प्लेनर भी इस्तेमाल करते हैं। जबकि अगर हमारे पास यहाँ पर 4, जिसको sp3 हाइब्रिडाइजेशन कह रहे हैं ना, ये हमारे पास नॉन प्लेनर हाइब्रिडाइजेशन है। इसमें हमारे पास जो बॉन्ड्स होंगे वो अलोंग दी जी एक्सिस भी अरेंज होते हैं, अलोंग द जी एक्सिस भी अरेंज होंगे। तो ये आउट ऑफ द प्लेन होने की वजह से फिर हम लोग इनको नॉन प्लेनर का नाम दे देते हैं। तो यूरिया आप लोगों के पास हाइब्रिडाइजेशन का पॉइंट आ गया, ठीक हुआ। देन हमारे पास और इसमें कौन कौन से पॉइंट जो है ना वो आ सकते हैं। हम कहते हैं जी कि हमने इसको ऑर्गेनिक प्रोडक्ट इसलिए कह दिया है क्योंकि इसमें हमारे पास यहाँ पर ये मैमल्स की एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट के अंदर पाई जाती है, मैमल्स की एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट के अंदर पाई जाती है। तो चूँकि लिविंग ऑर्गेनिज्म से हासिल होती है तो ये ऑर्गेनिक इन दी नेचर हुई। फिर हम लोग कहते हैं सर ये जो रिएक्शन है जिसको ये वूलर ने परफॉर्म किया और यूरिया को सिंथेसाइज किया, ये रिएक्शन आप लोगों के पास इसका क्या नाम होगा? तो हम लोग कहते हैं सर इस रिएक्शन को नाम दिया जाएगा दैट इज़ द रीअरेंजमेंट रिएक्शन। असल में तो ये रिएक्शन है ही नहीं, इनफैक्ट अगर मैं बात करूं, क्योंकि रिएक्टेंट तो एक ही है, सिर्फ उसके ऊपर हीटिंग का इफ़ेक्ट्स ऐसे अपीयर हुए कि एटम्स ने अपने आप को रीअरेंज किया और एक नए कंपाउंड के अंदर कन्वर्ट हो गए। तो ये कंप्लीट प्रोसेस आप लोगों के पास क्या कहलाएगा? दैट इज़ द रीअरेंजमेंट। फिर हम लोग कहते हैं सर कि बताया जाए कि यूरिया के अंदर फंक्शनल ग्रुप कौन सा होता है। तो यूरिया के अंदर फंक्शनल ग्रुप हमारे पास अमाइड्स होते हैं। यूरिया के अंदर जो फंक्शनल ग्रुप हैं ये हमारे पास कौन से होंगे? दैट आर अमाइड्स। तो अमाइड्स फंक्शनल ग्रुप होते हैं। और एक क्यूरियोसिटी मैं डेवलप करता हूँ और आप लोगों के दरमियान छोड़े जाता हूँ कि सर देखने में अगर इसको गौर से देखा जाए तो इसमें तो कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन कार्बोनाइल भी है, इसमें तो आपके पास कार्बन सिंगल बॉन्ड नाइट्रोजन भी मौजूद है। तो अगर कार्बन डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड को देखें तो ये कार्बोनाइल है, कार्बन सिंगल बॉन्ड नाइट्रोजन को देखें तो ये अमाइंस होती हैं। तो ऐसा क्यों नहीं कि ना हमने इनको कार्बोनाइल कहा ना हमने इनको अमाइन कहा, हमने इनको अमाइड कह दिया। तो इसका आंसर आप लोग सर्च आउट करने की कोशिश कीजिएगा और कमेंट में आंसर कीजिएगा। अदरवाइज़ हम लोग इंशाल्लाह अपने एमसीक्यूज डिस्कशन के अंदर इसको ज़रूर सॉर्ट आउट करेंगे। फिर हम लोग कहते हैं कि यहीं से अगर आप लोगों के पास यहाँ पर यूरिया के बारे में या इसके अंदर जितने भी एटम्स पाए जाते हैं, इन एटम्स के मास परसेंटेज के लिहाज से इनको अरेंज किया जाए तो इसमें सबसे ज़्यादा जो आप लोगों के पास मास की परसेंटेज है वो नाइट्रोजन की है। फिर आपके पास नाइट्रोजन के बाद किसकी है? ऑक्सीजन की है। ऑक्सीजन के बाद किसकी है? हम लोग कहते हैं कार्बन की है। कार्बन के बाद किसकी है? हम लोग कहते हैं सर ये हाइड्रोजन की है। तो ये हमारे पास यहाँ पर विद रिस्पेक्ट टू दी मास इनके अंदर एटम्स की परसेंटेज वैल्यू के बिहाफ पर ऑर्डर हमने बना दिया। फिर मैं अगर आपको ये कहूँ कि इसमें एक बहुत अच्छा पॉइंट आपको और मालूम होना चाहिए, वो क्या कि सर ये जो यूरिया और अमोनियम सायानेट है इनमें सिमिलैरिटीज़ और डिससिमिलैरिटीज़ क्या हैं, ये इसको ना मैं थोड़ी सी पहले बेस बना दूँ आपकी। अगर आप ये कह रहे हैं कि ये रीअरेंजमेंट रिएक्शन है तो इट मीन्स कि हमारे पास यहाँ पर सिर्फ एटम्स ने अपने आप को रीअरेंज किया है। ये जो हमारे पास रीअरेंज किया ना, उस बिहाफ पर मैं ये कह रहा हूँ कि मैंने इन दोनों के दरमियान एक रिलेशन डेवलप करना है। और वो रिलेशन इस सेंस में डेवलप करना चाहता हूँ कि अगर पेपर में वो पूछ ले कि बताओ
हमारे पास इन दोनों कंपाउंड्स में सिमिलैरिटीज़ क्या क्या हैं? तो आप लोगों के पास इसका क्या आंसर बनेगा? हम लोग कहते हैं सर एक नहीं, बहुत सारी सिमिलैरिटीज़ बनती हैं। लाइक फॉर एग्ज़ाम्पल आपके पास यहाँ पर सिमिलैरिटी बनती है इन दोनों में नंबर ऑफ एटम्स सिमिलर है। हम लोग कहते हैं इनमें सिमिलैरिटीज़ बनती हैं नेचर ऑफ एटम्स। हम लोग कहते हैं सर कि इनमें सिमिलैरिटीज़ बनती हैं इन दोनों का मैस। हम लोग कहते हैं सर इनमें सिमिलैरिटीज़ बनते हैं इनके क्रिस्टल का कलर। हम लोग कहते हैं सर इनमें सिमिलैरिटीज़ बनती हैं कि इनकी मॉलिक्यूलर रिप्रेजेंटेशन। तो ये सब कुछ इनके अंदर सिमिलर पाया जाता है, सब कुछ सिमिलर पाया जाता है। सो ये 5 पॉइंट्स आप लोग इनकी सिमिलैरिटीज़ के अंदर इंक्लूड कर सकते हैं। और जहाँ तक रह गई बात डिससिमिलैरिटीज़ की, वो भी हैं हमारे पास। तो अगला पॉइंट हम लोग इसमें क्या बना रहे हैं कि इनमें डिससिमिलैरिटीज़ कौन कौन सी पाई जाती हैं। तो डिससिमिलैरिटीज़ की लिस्ट बना लेते हैं। हम लोग कहते हैं जी सबसे पहले तो कंपाउंड्स की नेचर, एक ऑर्गेनिक है और दूसरा इनऑर्गेनिक। वो कहता है जी वो ऑर्गेनिक वाले तो हमें समझ आ जाती हैं, ओके फाइन, कि हाँ इनमें ये मैमल्स की एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट है। तो सर मैं उसको अमोनियम साइनेट को कैसे जस्टिफाई करूं कि वो इनऑर्गेनिक इन दी नेचर है? तो हम लोग उसमें आंसर करते हैं कि हमारे पास यहाँ पर उनको हासिल किया जा सकता है बाय रिएक्टिंग दी अमोनियम सल्फेट विच इज़ अ मिनरल, और दूसरा आप लोगों के पास है पोटाशियम साइनेट विच इज़ आल्सो अ मिनरल। तो इन दोनों को रिएक्ट करवाने पर हमारे पास यहाँ अमोनियम साइनेट हासिल होता है, अमोनियम साइनेट। तो इस पॉइंट ऑफ व्यू से ये कैटेगरी हमारे पास आ जाएगी। ठीक है, तो नेचर इन दोनों की आपस में डिफरेंट है। फिर हम लोग कहते हैं सर कि एज वेल एज इनमें हमारे पास केमिकल बॉन्डिंग वो भी डिफरेंट होती है। इसका क्या मतलब है? यूरिया के अंदर सिर्फ और सिर्फ कोवेलेंट बॉन्ड पाया जाता है एंड नथिंग एल्स। क्या कहा मैंने आपको कि ये जो यूरिया है इसमें हमारे पास सिर्फ और सिर्फ कौन सा बॉन्ड पाया जाता है? कोवेलेंट है, कोवेलेंट बॉन्ड सिर्फ। जबकि इसके अंदर आप लोगों के पास ऑल टाइप ऑफ बॉन्ड्स एग्जिस्ट करते हैं, ऑल टाइप्स। आयनिक भी है, कोवलेंट भी है और कोऑर्डिनेट कोवलेंट भी है। और घबराने की ज़रूरत नहीं है, मतलब जस्टिफाई हो सकता है। अमोनियम आप लोगों के पास इसमें पॉलीएटॉमिक कैटायन है और सायानेट आप लोगों के पास पॉलीएटॉमिक एनायन है। इन दोनों के दरमियान आयनिक बॉन्ड है। और ये जो हमारे पास अमोनियम है ये कैसे बना था? अमोनिया, और अमोनिया के साथ साथ आप लोगों के पास यहाँ पर हाइड्रोजन आइंस। तो हाइड्रोजन आइंस और अमोनिया के दरमियान कोऑर्डिनेशन हुई जिसकी वजह से ये अमोनियम आयन बन गए। तो इसमें आयनिक बॉन्ड, कोवलेंट बॉन्ड, कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड तीनों के तीनों एग्जिस्ट करते हैं। फिर हम लोग कहते हैं सर कि हमारे पास यहाँ पर फंक्शनल ग्रुप, यूरिया में फंक्शनल ग्रुप पाया जाता है, लेकिन हमारे पास जो अमोनियम साइनेट है इसमें कोई फंक्शनल ग्रुप नहीं पाया जाता। इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी अगर देखी जाए तो यूरिया का एक्वा सोल्यूशन, यूरिया भी हमारे पास वाटर में सोल्यूबल होता है, लेकिन हमारे पास यूरिया का जो एक्वा सोल्यूशन है इट इज़ नॉन कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। जबकि जो अमोनियम सायानेट है इसका एक्वा सोल्यूशन जो है वो हमारे पास कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होगा। तो ये इनके चंद एक डिफरेंसेस हैं जो आप लोग यहाँ पर इनको एडजस्ट कर सकते हो एक दूसरे के साथ। तो ये नंबर ऑफ एमसीक्यूज निकल आएंगे।
यहीं पर देखोगे, अगर मैं आपको कहूँ कि बताओ यूरिया के अंदर इंटरमोलिकुलर फोर्सेस कौन सी पाई जाती हैं, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। हम लोग कहते हैं सर इसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग एज एन इंटरमोलिकुलर फोर्स एग्जिस्ट करती है, जबकि ये जो अमोनियम साइनेट होगा इसमें कोई इंटरमोलिकुलर फोर्स एग्जिस्ट नहीं करती है, क्योंकि मेन केटायन और एनाइन को बाउंड करने के लिए जो फोर्स रिस्पॉन्सिबल है वो आयनिक है। तो आयनिक कंपाउंड्स के अंदर कोई इंटरमोलिकुलर फोर्स एग्जिस्ट नहीं करती है। और फिर आप लोगों के पास यहाँ पर ये जो यूरिया है, इस यूरिया को अगर हम लोग डील करें मज़ीद, तो यूरिया तो इसका एक कॉमन सा नेम हो गया ना। अगर वो आपको कहे कि यूरिया का केमिकल नेम क्या होगा, केमिकल नेम, तो आप लोगों के पास इसके दो केमिकल नेम होते हैं, दो केमिकल नेम्स, दो केमिकल नेम्स। और आपने अगेन, ये मेरी सेकंड आप लोगों के लिए यहाँ पर डील होगी, जो आपने डील खुद सोचना है, इसका आंसर बनाने की कोशिश करनी है। तो फिर इंशाल्लाह ताला जो हमारी नेक्स्ट डिस्कशन होगी, उस नेक्स्ट डिस्कशन के अंदर मैं आपको बताऊंगा कि इनके केमिकल नेम कैसे बनाए जाते हैं और आप लोगों के पास कैसे उनको डेवलप किया जाता है। ठीक है, तो ये सारे के सारे फीचर्स आप लोगों के पास किसके रिगार्डिंग हैं, ये यूरिया। और ये अब हमारे पास पूरे का पूरा एंटी टेस्ट यहाँ पर डिस्कस हुआ। नाउ वी कैन से कि जी वो इसमें से जो चाहे जिस तरह के चाहे सवालात बनाए, हम इंशाल्लाह ताला उसको आंसर कर सकते हैं। तो छोटी सी मैंने एक्टिविटी आप लोगों के लिए यहाँ पर डिज़ाइन की है, और वो ये कि जो टॉपिक हमने पढ़े हैं उन टॉपिक से रिगार्डिंग ये कुछ एमसीक्यूज़ हैं जो अभी हम लोग यहाँ पर डील करेंगे। ये जस्ट अभी तरोताज़ा टॉपिक को पढ़ने के बाद इनकी जो हमने प्रैक्टिस करनी है ये उस सेंस में है। जब ये यूनिट ख़त्म होगा तो हम लोग एक फुल फ्लैश पेपर जो होगा ना वो इसका असाइनमेंट की सूरत में डिस्कस भी करेंगे। तो ये आपके जहन में आ भी सकता है कि हो सकता है कि कोई हमारे पास हार्ड एंड फास्ट रूल ना हो किसी वजह से, या इस वजह से या उस वजह से कुछ बना दिया गया हो, एट्सट्रा एट्सट्रा। तो मैं आपको ना एक छोटा सा क्लू देकर जाता हूँ, आपको छोटी सी हिंट देकर जाता हूँ, और उससे आपने इसका गैस बनाने की कोशिश करनी है। उससे आपने कोशिश करनी है कि इस आंसर को खुद सॉर्ट आउट करने की कोशिश करें। अदरवाइज़ मैं तो हूँ आपके लिए अवेलेबल, तो मैं इंशाल्लाह इसको सॉर्ट आउट भी कर दूंगा। बट राइट नाउ चैप्टर नंबर 13 में आपने कंपाउंड पढ़ा था, दैट इज़ द कार्बोक्सिलिक एसिड। तो अब मैं आपको ये कहूँ कि इस कार्बोक्सिलिक एसिड में फंक्शनल ग्रुप कार्बोनाइल होगा या आपके पास अल्कोहल होगा, क्योंकि अगर आप सिर्फ इतने पोर्शन को देखते हो ये वाले को, तो ये तो कार्बोनाइल है, और अगर आप लोग इतने पोर्शन को देखते हो तो ये आपके पास यहाँ पर अल्कोहल है। तो अब इसको अल्कोहल कहूँ या कार्बोनाइल कहूँ या कार्बोक्सिलिक कहूँ या सब कुछ कहूँ, तो इसको क्या कहूँ ये आप रिकमेंड कीजिएगा, और इससे ही ये आपका आंसर इंशाल्लाह ताला सॉर्ट आउट हो भी जाएगा। ठीक है, तो ये दो एमसीक्यूज हमारे पास यहाँ पर सॉल्व हो गए रेलिवेंट टू द लैब सिंथेसिस। विच वन ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड कैन नॉट बी ऑब्टेन फ्रॉम द लिविंग ऑर्गेनिज्म। ओके, लिविंग ऑर्गेनिज्म से डेफिनेटली सी बात, हम लोग इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स को हासिल नहीं कर सकते हैं। तो यूरिया तो हमारे पास ऑर्गेनिक है, एलिमिनेट करें, ये इसमें शामिल नहीं होगा। आपके पास ग्लिसरॉल जो है ये ऑर्गेनिक है, ये कैसे शामिल हो सकता है? अगर आपको पता हो वो लिपिड्स की हाइड्रोलिसिस करें तो फैटी एसिड्स और ग्लिसरॉल हासिल होते हैं, ये तो ऑर्गेनिक है। यूरिया भी ऑर्गेनिक इन दी नेचर है, तो इन दोनों को तो नहीं मैं कह सकता। अब अगर एस्टर्स की बात करूं तो डीएनए के अंदर भी एस्टर लिंकेज पाए जाते हैं, और आप लोगों के पास फैट्स लिपिड्स में भी एस्टर लिंकेज पाए जाते हैं, तो ये भी जो है ना वो ऑर्गेनिक है, और ये तो लिविंग ऑर्गेनिज्म में पाया जाता है। अब आ जाकर आखिरी ऑप्शन हमारे पास कौन सी बचती है, दैट इज़ अल्काइल हैलाइड। तो क्या फैसला किया जाए, या तो ये एमसीक्यूज रॉन्ग है या फिर कोई चक्कर है, या तो एमसीक्यूज रॉन्ग है या कुछ इसका लिंक बनता है।
सो द आंसर इज डेल्टा। आप लोगों के पास अल्काइल हैलाइड्स जितने भी फैमिली है ना, ये आपकी सेकेंड ईयर के अंदर वाहिद फैमिली ऑफ कंपाउंड है जो कि किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म से हासिल नहीं होती, बल्कि आप लोगों के पास ये सिंथेटिक होते हैं। सो है तो ये ऑर्गेनिक, लेकिन ये लिविंग ऑर्गेनिज्म से ताल्लुक नहीं रखती है, ये सिंथेटिक इन दी नेचर होंगे। अच्छा सवाल है। सो हमारे पास इसका डेल्टा ऑप्शन जो है ना वो करेक्ट होगा। मैं इस तरह के बहुत सारे अच्छे एमसीक्यूज आप लोगों के लिए डेवलप कर रहा हूँ जो आपको थोड़ी देर के लिए सोचने पर मजबूर लाजमी करेंगे। लास्ट देखिएगा बच्चे, विच वन इज सिमिलर फीचर बिटवीन यूरिया एंड अमोनियम सायानेट। तो अभी मैंने 5 फीचर्स आपको गिनवाए हैं। तो इनमें मैथ सेम होता है, नंबर ऑफ एटम सेम होते हैं, फंक्शनल ग्रुप आपके पास सेम नहीं होता। तो फिर अल्टीमेटली इसका भी करेक्ट ऑप्शन क्या बनेगा, डेल्टा। बाय चांस इन चारों एमसीक्यूज का जो करेक्ट ऑप्शन है वो हमारे पास डेल्टा बनता है। तो ये जो हम लोगों ने सब कुछ पढ़ा है अभी आपके सामने, जो डिटेल ऐड की हैं, इन डिटेल्स के ऐड करने पर ये कुछ कंक्लूजन्स हमारे पास बने, और वो कंक्लूजन्स ये हैं जो हम लोगों ने एमसीक्यूज की सूरत में आपके साथ डील किए। सो हियर इज़ द फर्स्ट topic of the MDCAT series, that is the lab synthesis of organic compound. होप सो कि आप लोगों को ये आर्टिकल अंडरस्टैंड हुआ होगा, समझ आई होगी, और आपने इसको थोड़ा बहुत इंजॉय भी किया होगा। पढ़िएगा, अच्छे तरीके से सोचिएगा। जो मैंने 2 क्यूरियोसिटीज़, 2 पहेलियाँ आप लोगों के लिए छोड़ी हैं, बोले तो नहीं हो। एक आपके पास वो द केमिकल नेम ऑफ द यूरिया, एंड द सेकंड वन वो जो फंक्शनल ग्रुप वाली एक छोटी सी डिबेट है। सो इसको ज़रूर सॉर्ट आउट करने की कोशिश कीजिएगा। अगली बार हम लोग अपने नेक्स्ट टॉपिक के साथ मिलेंगे, दैट इज़ द मॉडर्न डेफिनेशन ऑफ द ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, और फिर उसके एमसीक्यूज भी हम लोग ये डील करेंगे यूं ही लाइव लेक्चर में। उम्मीद करता हूँ कि ये लेक्चर आपको अच्छा लगा होगा, पसंद आया होगा, अंडरस्टैंडिंग हुई होगी। अगली बार नेक्स्ट टॉपिक के साथ मुलाकात करेंगे हम लोग। इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, अगेन इट्स माय रिक्वेस्ट, और इसको लोगों के साथ, बच्चों के साथ, जितने भी एफएससी स्टूडेंट्स हैं जो इस साल MDCAT में अपीयर होने जा रहे हैं, रिपीटर स्टूडेंट्स हैं जो इम्प्रूव करने जा रहे हैं, उनसे शेयर करें, और फिर हम लोग इस सिलसिले को मज़ीद इंशाल्लाह ताला आगे बढ़ाएंगे। खुश रहें, आबाद रहें, कामयाब रहें, और दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।